फ्रेंड्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर का 7वां भाग आज हम देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिनॉल के रासायनिक गुण को बनाने की विधियां और फिनॉल की अम्लीयता के कारण अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता की तुलना, ये सारी बातें बताई थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसे तो हम लोग इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं कि फिनॉल को निम्न में कैसे परिवर्तित करोगे, उस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं और डायरेक्टली भी पूछते हैं कि फिनॉल की प्रमुख अभिक्रियाएं लिखिए, है ना। तो सबसे पहले फिनॉल की जो पहली अभिक्रिया दी गई है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन रागी भी कहते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, ये स्पेशली फिनॉल और जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं जैसे बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, उनमें ये रिएक्शंस पाई जाती है। हमने पिछले चैप्टर में SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। SN1 SN2 का मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही पदार्थ जो स्वयं तो धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन से क्रिया करना चाहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखें और स्वयं धनावेशित हो, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और यदि स्वयं पे ऋणावेश हो और नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं तो फिर वो क्या कहलाते हैं? वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। बेंजीन जो होता है आपका, बेंजीन या फिर कह सकते हैं कि ये जो आपका फिनॉल है, ये अलग अलग तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। मिथेन का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वैसे एरोमेटिक का मतलब मुझे बेंजीन रिंग बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ समझा रही हूँ, इसलिए एक सिंपलेस्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने मिथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई। क्लोरीन मतलब कि हेलोजन, है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लो। तो मान लो मैंने क्लोरीन से क्रिया कराई, तो ये क्या हो जाता है? HCl निकल जाएगा और इस CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? Cl। तो ये घटना कहलाएगी हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण, जिसको हम हेलोजनन भी कहते हैं। आप क्लोरीन के स्थान पे ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक परमाणु को हटाकर उसके स्थान पे दूसरे परमाणु का आ जाना। अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो संरचना ऐसी होगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl, ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। यदि मान लीजिए हमने इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दी। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, लेकिन हम इसको लिखते हैं OH.NO2, है ना। तो अगर इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या निकल जाता है? ये निकल गया आपका H2O और इस पोजीशन पे क्या जुड़ गया? NO2। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन के स्थान पे NO2 समूह का आ जाना नाइट्रीकरण कहलाता है। एक होता है सल्फोनीकरण, H2SO4 से क्रिया। तो H2SO4 को भी हम ऐसे लिखते हैं OH.SO3H। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये H2O निकल जाएगा और बेंजीन या मेथेन में यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H। तो सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं, हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम फिनॉल में स्पेशली कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे? हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। और हाँ, एक बात और कि फिनॉल में जब ये क्रिया होती है तो मैं आपको एक खास बात यहाँ पे समझा दूँ कि फिनॉल को हमेशा हम रिंग फॉर्म में बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग है ना, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लगे रहते हैं। तो प्रतिस्थापन इस पोजीशन पे होता है और ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन पोजीशन पर से ही हाइड्रोजन हटेंगे और उसके स्थान पे कोई नया समूह आकर जुड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले बताया गया है नाइट्रीकरण, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला पार्ट है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसको नाइट्रीनन भी कहते हैं। तो नाइट्रीकरण में क्या बताया गया है कि जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो फिनॉल के ऑर्थो, पैरा या मेटा किसी भी पोजीशन का एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके स्थान पे NO2 समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है ना। देखिए कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो निम्न ताप पर जब नाइट्रीकरण हो रहा है तो देखिए ये बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे जुड़ा है
OH। इसकी क्रिया करा दो आप HNO3 से, पर मैंने कैसे बताया आपको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH.NO2। और यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर कम है तो 298 केल्विन ताप पर जब एक क्रिया होती है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया होती है, तो किसी भी एक पोजीशन का आप H हटा दो, ये देखो ये क्या निकल गया, OH निकल गया, है ना, H2O निकल गया। और इस पोजीशन पे क्या बन गया आपका, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो ऑलरेडी है ही, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ गया, नाइट्रो। तो इसका नाम पता है क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, इसको हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पे नाइट्रीकरण की क्रिया में अगर आप दो अणु ले लेते हो, आप इमेजिन करो कि आपके पास में फिनॉल का एक अणु और है ना, मतलब चाहे तो हम आगे 2 लगा सकते हैं, और यहाँ का H, और जैसे हमने HNO3 लिया, ऐसे एक बार और HNO3 ले लो, है ना, तो इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं HO.NO2। तो इस बार क्या होगा, इस पोजीशन का H2O निकल जाएगा और एक और क्या बन जाएगा, ऑर्थो और मेटा वाला नाइट्रो मिश्रण, है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो किताब में बताया गया है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनता है। तो किताब में केवल एक ही सूत्र दिया है, इसका भी एक अणु सूत्र दिया है। हम इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि हम दो अलग अलग बार लिखें और इसके भी दो अणु लें, लेकिन अगर आप किताब के जैसी समीकरण लिखोगे तो भी आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। लेकिन ये नाइट्रीकरण किस अवस्था में बताया गया है, निम्न ताप पर यह क्रिया होती है। नाइट्रीकरण की एक प्रोसेस और है कि जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल की ज्यादा मात्रा में कराते हैं तब क्या होता है। देखिए नाइट्रीकरण की एक और रिएक्शन देखना, ये है OH, मतलब कि ये क्या है आपका फिनॉल, और ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब 2, 4, 6, इन 3 स्थानों के हाइड्रोजन को हमने शो किया हुआ है ना, हमने जानबूझकर ये H निकाले हैं। तो ये तो है आपका फिनॉल, और अब इस फिनॉल की क्रिया 3 HNO3 से कराते हैं, HNO3 के 3 अणुओं से, और यहाँ उपस्थिति होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है। तो क्या क्रिया होती है देखो, अथवा करके लिखेंगे, OH NO2 का एक अणु 3 बार है ना, OH NO2 का दूसरा अणु, और ये रहा इसका तीसरा अणु। अब एक ही कार्बन पर एक ही एरोमेटिक बेंजीन रिंग पर से प्रतिस्थापन होगा, और एक तो ये निकल गया H2O, एक ये H2O निकला, और एक ये O, और एक ये OH निकला, मतलब कुल मिलाकर कितने H2O निकले, यहाँ पर 3 H2O में समीकरण यहाँ बनाती हूँ, है ना। यहाँ आपको सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस रखनी है, 3 जल के अणु तो निकल गए, और देखिए क्या बचा यहाँ पे, बेंजीन रिंग, ऊपर तो बचा है OH, और 3 पोजीशन पे जुड़ेगा आपका NO2। तो पता है इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2,4,6 फिनॉल, ये फिनॉल था, और फिनॉल में दूसरे, चौथे और छठे नंबर पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना इसका स्पेशल नाम है पिक्रिक अम्ल, है ना। तो एग्जाम में पूछते हैं, और मैंने ये परसों वाली वीडियो में आपको ये बताया था, यानी ये 7th नंबर की वीडियो है, हमने 5th नंबर की वीडियो में देखा हुआ है कि फिनॉल से 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, याद आया। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की। A नाइट्रीकरण है, B है, किताब में जो लैंग्वेज दी है उस हिसाब से मैं बताती हूँ आपको, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण को हेलोजनन भी कहते हैं, है ना, इसको हेलोजनीकरण भी कहते हैं। देखिए हेलोजनीकरण का मतलब किसी भी हेलोजन के साथ में क्रिया करवाना, तो हेलोजन के स्थान पे आप क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ब्रोमीनीकरण बताया गया है, जैसे इसके अंदर भी 2 रिएक्शंस थी, एक तो ये वाली और दूसरी ये, इसमें ब्रोमीनीकरण में भी 2 रिएक्शन है। पहली क्रिया में बताया गया है कि फिनॉल को जब ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना, 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, दोनों में से कुछ भी एक ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म। तो पता है क्या होगा, यहाँ का H निकलेगा H, और यहाँ का एक Br निकलेगा, है ना। तो ये क्या निकल जाएगा आपका HBr, तो निकल गया, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे Br बन गया, मतलब इसका नाम क्या होगा,
मोनोब्रोमोफिनॉल। मोनोब्रोमोफिनॉल बन चुका है ये। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर इसके 2 अणु लेते हैं तो अगर आप इसके भी 2 अणु लेते हो तो आपको ब्रोमीन के भी 2 अणु लेने हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मोनोब्रोमोफिनॉल के 2 मिश्रण आपको प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो एक तो ये रिएक्शन है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि जब हम फिनॉल की क्रिया, ये फिनॉल है ना, इसकी क्रिया 3 ब्रोमीन के अणुओं से कराते हैं, 3Br2 मतलब कुल मिला के 6Br2, 6 ब्रोमीन परमाणु, तो 2, 4 और 6 पोजीशन का H निकल जाएगा, है ना, तीनों H निकल जाएंगे और क्या होगा कि 2, 4, 6 पोजीशन पे जुड़ेगा Br, है ना। तो ये तो समझ लो कैसे हुआ, 6 ब्रोमीन के परमाणु थे, 6 में से 3 परमाणु तो इन जगहों पर आ गए, तो कब आएंगे, जब यहाँ के तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे। अब ये तीनों हाइड्रोजन बेचारे अकेले थोड़ी ना जाएंगे, तो तीनों हाइड्रोजन को 3 ब्रोमीन लेके जाएंगे, 3 ब्रोमीन H के साथ निकले, 3 ब्रोमीन जुड़ गए, मतलब इस क्रिया में 3HBr भी निकलता है और इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था 5वीं वीडियो में कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया और उसके अलावा कौन सी अभिक्रिया है ये, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी वाली है, ये पिक्रिक एसिड वाली और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाली, ठीक है। अब आते हैं हम अगली अभिक्रिया पे। अगली अभिक्रिया है हमारी कोल्बे अभिक्रिया, है ना। एक होती कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, वो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, वो नहीं पढ़ना है हमको, हमें पढ़ना है कोल्बे अभिक्रिया। और कोल्बे अभिक्रिया की मदद से भी हमको फिनॉल बनाकर बताना है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी, है ना, इसमें नाइट्रीकरण और दूसरा हमने क्या पढ़ा, हैलोजनीकरण, है ना। हम लोग सारी हेडिंग को कंप्लीट होने देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल से हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। जैसे रीमर टीमैन अभिक्रिया में हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है ना, कैसा होता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, देख लेते हैं एक बार। ये है रीमर टीमैन अभिक्रिया में फिनॉल और यहाँ पे CH जुड़ता है, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि इस रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला कैसा होगा, यहाँ OH और यहाँ COOH, इस तरह का सूत्र होगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कोल्बे रिएक्शन में कि फिनॉल की क्रिया सबसे पहले तो कराते हैं, अलग अलग स्टेप में समझाऊंगी मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से, कि सबसे पहले इस फिनॉल की क्रिया कराते हैं NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा पता है, H2O निकल जाएगा, ये OH और ये H, ये निकल गया H2O। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ गया ONa, इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, इसको हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। दूसरी स्टेप में क्या होगा कि आपका ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ONa, इसकी क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा पुनर्विन्यास वाली रिएक्शन होती है, समझना। इस जगह पे CO2 को आके जुड़ना है, इस स्थान पर CO2 को आकर जुड़ना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से CO2 जुड़ेगा तो इस H को हटना पड़ेगा ना, तो देखो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, इस H को 2 मिनट के लिए हटा के यहाँ रख दो, ये हो गया COO, है ना, और यहाँ था ONa, तो Na का Na यहाँ से उठकर आ गया यहाँ, और यहाँ का H उठकर आ गया यहाँ, यहाँ Na है, यहाँ H है, तो Na आएगा यहाँ पे, H आएगा यहाँ पे, तो ऊपर तो हो गया NaOH और नीचे हो गया COO Na, और अब अंत में इसकी क्रिया, है ना, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, है ना। तो इस हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट की क्रिया करा देंगे हम, COO की क्रिया करा देंगे किसी भी अम्ल से। मान लो हम लोग HCl से क्रिया करवाते हैं, तो Na और Cl निकल गया, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, Na2SO4 भी निकल सकता है, और बदले में बनेगा क्या आपका
ये बन जाएगा ऊपर OH और इधर COOH। इसी को तो हम कहते हैं क्या, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, या इसका एक नाम और है सैलिसिलिक अम्ल, है ना, याद रखना इसको सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। एक बार और समझाती हूँ मैं आपको इसको फिर से। फिनॉल की क्रिया पहले NaOH से कराते हैं तो OH और H मतलब H2O निकल जाता है, H के स्थान पे Na आ गया, ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ का H हटाना पड़ेगा, यहाँ का H हटा के यहाँ देखो मैंने COO लिख दिया। अब ये H ऊपर आ गया, Na नीचे आ गया, मतलब COO हो गया। और अंत में इस हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट की क्रिया HCl से कराते हैं तो NaCl निकल जाता है और ये बन जाता है आपका हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब अगली रिएक्शन दी है तीसरे के बाद चौथी अभिक्रिया, रिमर-टीमन अभिक्रिया, है ना, राइमर-टीमन अभिक्रिया दिया है इसमें नाम, राइमर-टीमन अभिक्रिया। ये रिएक्शन हम लोगों ने चैप्टर 10 में भी पढ़ी है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन में हमने रिएक्शन पढ़ी है, इसलिए पढ़ी क्योंकि उस चैप्टर में क्लोरोफॉर्म था और इस रिएक्शन में भी क्लोरोफॉर्म आता है। तो इस रिएक्शन को मैं आज रिपीट पढ़ाती हूँ आपको, है ना। क्या होता है इस अभिक्रिया में, देखना जरा ध्यान से कि जब फिनॉल की क्रिया, है ना, ये फिनॉल है, इस फिनॉल की क्रिया और यहाँ पे क्रिया होने वाली है और ये बनेगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ पे कुछ जुड़ना चाह रहा है तो वहाँ के हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है सारी रिएक्शंस, है ना। तो फिनॉल की क्रिया, इसको नीचे नाम लिख देते हैं फिनॉल, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कास्टिक सोडा NaOH के 3 अणुओं के साथ जब कराते हैं तो बन जाता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मुख्य आपका जो प्रोडक्ट है वो ये है, ये हाइड्रोक्सी OH मतलब ऊपर और ये बन गया CHO, है ना। कैसे बना देखते हैं, 2 मिनट के लिए इस H को हटा दो यहाँ से, CHO, ये CHO तो जुड़ गया, है ना। अब क्या बचेगा देखें जरा, ये 3 Cl और ये 3 Na निकल गए, मतलब 3 NaCl निकल गए, तो बचा क्या, 2H2O। कहाँ है 2H2O, देखें ये 2 तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, और ये जो इसको अपन ने कट किया हुआ है तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, H2O निकल जाता है और वो बन गया आपका हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो उसके नीचे नाम जरूर मेंशन कर देना। तो ये हो गई आपकी रिमर-टीमन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया क्या चेंज किया हमने, चौथा नंबर क्यों डाला इस पर, तीसरा नंबर डालना चाहिए था, है ना। चौथी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, चौथी रिएक्शन बताई गई है फिनॉल की यशद राज के साथ क्रिया, फिनॉल की यशद मतलब कि यशद यानी कि जस्ता, यशद रज से क्रिया, यशद रज का मतलब यशद राज, फिनॉल की जिंक धातु से क्रिया। तो यहाँ पे अपचयन होगा, मैं इसको इस बार समीकरण के रूप में समझाती हूँ आपको। देखो ये क्या लिखा है, C6H5OH, मतलब ये क्या है, ये है आपका फिनॉल, ठीक है, फिनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिनॉल की क्रिया कराते हैं जिंक धातु से, तो ये तो इसके साथ जुड़ गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे फिनॉल का तो हो गया अपचयन और जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। अगर इस समीकरण को हम रिंग के रूप में देखें तो ये रिएक्शन ऐसी होगी, ये फिनॉल प्लस जिंक और ये बन जाएगा बेंजीन, है ना, प्लस ZNO। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि OH कहाँ चला गया, H कहाँ गया, है ना, इसलिए उन बच्चों के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन को अणु सूत्र के रूप में लिख के समझाया है ना। और अब पांचवी अभिक्रिया इसमें बताई गई है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम लोग 5वें वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है जब फिनॉल को खुला रखते हैं वायु की उपस्थिति में। तो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं या फिनॉल को वायु की उपस्थिति में खुला रखते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है, जो कि गुलाबी रंग का पदार्थ है। याद दिलाती हूँ मैं आपको इस रिएक्शन को। ये देखो ये फिनॉल है, इसमें हम तिरछी बेंजीन रिंग लिखते हैं। ये कुछ रिएक्शंस तो मैं आज आपको रिपीट पढ़ा रही हूँ, है ना, ठीक है। तो ये फिनॉल, इस फिनॉल में अपन बॉन्ड ऐसे लगा लेते हैं, इसका करा देते हैं ऑक्सीकरण, है ना, इसको O2 लिख देते हैं, चलो। और ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में होगा,
Na2Cr2O7 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होगा, यानी सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो H2O निकल जाएगा। H2O कैसे निकलेगा? एक H, एक ये H और एक ये O, H2O निकल गया। अब देखो क्या होगा, समझना हाँ ध्यान से। ये ऐसे बॉन्ड से, बॉन्ड का खेल है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे O अकेला बचा, ठीक है, ये O अकेला बचा और यहाँ से एक H निकल गया, H और एक O, ये तो H2O के रूप में निकल गया। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास में दो बिंदु भी रहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को ये यहाँ पे शिफ्ट करता है, ये यहाँ पे, तो ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे जो कि डबल बॉन्ड आ गया है ऑक्सीजन का, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसको उठा के अपन 2 मिनट यहाँ लिख देते हैं, समझाती हूँ कैसे। इस वाले कार्बन की संयोजकता 5 नहीं होगी, इस कार्बन की 1 2 3 4 5, इसलिए ये बॉन्ड उठकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड उठकर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस बेचारे कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, 1 2 3 4 और H तो जुड़ा ही है तो 5 हो जाएगी। इसलिए फिर ये बॉन्ड उठकर आ जाता है यहाँ पर, तो ये इसका नाम है पैरा बेंजोक्विनोन। और ये पैरा बेंजोक्विनोन जो होता है वो गुलाबी रंग का या मैजेंटा कलर का पदार्थ होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फिनॉल वायु में रखने पर गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ना। तो ये हो गया आपका फिनॉल का ऑक्सीकरण। तो ये जो कुल 5 अभिक्रियाएं हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ये फिनॉल की प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो स्पेशली एरोमेटिक यौगिक ही देते हैं, है ना। इसके अलावा एक और अभिक्रिया मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छी तरह से, क्योंकि पहली एरोमेटिक मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं में नाइट्रीकरण हैलोजनीकरण 2 पढ़ी हमने, ये रही दोनों। फिर रिमर्टीमैन अभिक्रिया, फिर फिनॉल की यशद से क्रिया और फिर उसका ऑक्सीकरण। अब देखते हैं अपन एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण कोई स्पेशली फिनॉल के लिए नहीं है, वो तो किसी भी अल्कोहल और फिनॉल दोनों पर लागू होती है। समझना एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। देखो बहुत सिंपल है, एस्टर को बनाने की अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। समझना कैसे होती है ये रिएक्शन, एस्टरीकरण, है ना। तो जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराते हैं, कोई भी अल्कोहल के साथ, अल्कोहल या फिनॉल कुछ भी ले लो आप, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल या फिनॉल के साथ कराते हैं तो H2O निकल जाता है। ये देखो, ये OH और ये H, ये H2O निकल जाता है और बदले में बनता है RCOOR, और यही कहलाता है आपका एस्टर, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, इसमें अपन मान रखकर भी रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन रख के बताती हूँ, CH3COOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, है ना। इस एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से करा दो, C2H5OH से करा दो, है ना। तो ये OH और ये H निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, देखना जरा क्या बच रहा है। अपन इधर की रिएक्शन को हटा देते हैं क्योंकि समझ में आ चुकी है हमको बहुत अच्छे से रिएक्शंस, है ना। हाँ, तो क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5, इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल एस्टर। एथिल पहले, मेथिल बाद में, एस्टर उसका जो क्रियात्मक समूह है वो है, या फिर इसका IUPAC नाम होता है एथिल एसीटेट, इसको एथिल एसीटेट भी कहते हैं। तो ये तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हमने एथिल अल्कोहल से कराई या एथेनॉल से कराई। अगर हम इस रिएक्शन में फिनॉल को इंक्लूड करें तो देखिए क्या होगा, CH3COOH, ये तो हमने वही एसिटिक अम्ल लिख दिया, और यहाँ हम ले लेते हैं फिनॉल C6H5OH, तो H2O निकल जाएगा, मतलब ये OH और ये H निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा CH3COO C6H5, है ना। तो ये क्या चीज़ है, वो था एथिल मेथिल एस्टर, तो ये है मेथिल फेनिल एस्टर, या फिर हम इसका नाम लिखते हैं फेनिल एसीटेट, इसको हम फेनिल एसीटेट भी कहते हैं। अब एक बात और है, एस्टरीकरण में अल्कोहल या फिनॉल की क्रिया सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही नहीं कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। तो एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, एसिटिल क्लोराइड वाली फिनॉल के साथ कराते हैं अपन, इसको शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी कहते हैं।
शॉर्टन बोमन, ओ की मात्रा आएगी, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया है ये, है ना। वैसे एस्टरीकरण के अंतर्गत ही आ रही है ये, कि जब फिनॉल की क्रिया CH3COCl से कराते हैं, मतलब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, तो इस एसिटिल क्लोराइड का सूत्र उल्टा लिखें तो ClCOCH3। कुछ याद आया? फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एसिलीकरण अभिक्रिया, है ना। तो ये पता है क्या निकल जाएगा, ये निकल गया आपका HCl। और हाँ, इस क्रिया में पिरिडीन उत्प्रेरक का काम करता है ना। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसमें नाइट्रोजन भी आता है, तो HCl निकल गया, तो बचेगा क्या, C6H5, एस्टर बनाना है COOCH3, मतलब यही तो है CH3COOC6H5, एक ही बात है, C6H5COOCH3, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिखें, देखो मैं 1 मिनट इसको सही करके लिखती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्टन बोमन अभिक्रिया एस्टरीकरण के अंतर्गत ही आ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तो HCl निकल जाएगा। और अब देखो CH3COOC6H5, है ना, O को इधर लाना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका फेनिल एसीटेट CH3COOC6H5। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नाम नहीं लिख रही हूँ, आप जानते हो कि ये फेनिल एसीटेट है। एक रिएक्शन और देखते हैं अपन कि जब हम फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब क्या होगा, है ना। देखिए फिनॉल C6H5OH, फिनॉल, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र आता है, आप लोगों को भूल गए होंगे, CH3CO और CH3COO, यहाँ पे भी COO और O, एक्स्ट्रा O आ जाता है ना। तो इसका अणु सूत्र कैसे बनेगा, ये मैंने O एक एक्स्ट्रा बना दिया, ये नहीं आएगा, है ना। पता है कैसे बनते हैं, एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्जलीकरण करा देते हैं ना, उससे बनते हैं ये। मैं आपको याद दिलाऊं इसकी रिएक्शन, CH3COOH और CH3COOH, ये 2 एसिटिक अम्ल हैं, है ना। तो इसका जब आप निर्जलीकरण कर दोगे, H2 हटा दोगे, तो ये जो बचा है ना, यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के सूत्र को अपन ऐसे लिखते हैं, देखो फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, अब एक O है तो इस O को उठा के ऐसे लिख दो, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डबल O लिख दें कि एक O लिखें। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि 2 एसिटिक अम्ल लो, उसमें से पानी निकाल दो, तो बचेगा CO और एक O, तो क्या बन जाएगा, यही फेनिल एसीटेट बनेगा, CH3COOC6H5। देखना जरा बन रहा है क्या ये C6H5, मतलब यूं बोल दो CH3COO, है ना, C6H5, ये तो बन गया आपका एसिडिक फेनिल क्या नाम है इसका, फेनिल एसीटेट C6H5COOCH3। अब बचा क्या, CH3COOH, मतलब इस क्रिया में एक एसिटिक अम्ल का अणु भी मुक्त होता है ना। एक एसिटिक अम्ल का अणु भी इस क्रिया में पूरी तरह से निकल जाता है। तो ये देखिए हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस जो कि फिनॉल से रिलेटेड थी, और एक ये जो एस्टरीकरण है ये फिनॉल और अल्कोहल दोनों की रिएक्शंस हैं। तो आज हमने फिनॉल से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।